हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आईआर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रहा है। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको लेकर, वो क्या होगा कि जैसा आपको पता है कि यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। अगर मैं जीएस पेपर 2 की बात करूँ, आपको पता है इसमें आईआर, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल चेंजेस आते हैं। इसमें से अगर मैं आईआर की बात करूं तो इसका एक और सब टॉपिक है जिसको कि हम बोलते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो हमारा एक नेबरहुड है जिसके साथ हम लैंड बाउंड्री तो शेयर नहीं करते, लेकिन हम शेयर करते हैं वाटर बाउंड्री को, वो है मालदीव। और मालदीव हमेशा कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहता है। हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि मालदीव के अंदर में एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा भड़काया गया है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ऑर्गेनिक तरीके से इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्टॉक होल्डर था बीते दिनों में, वो था चाइना। चाइना ने इसको बहुत हवा दी, इस एंटी इंडिया मूवमेंट को मालदीव के अंदर में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव के, मयूजू, इन्होंने हाल के दिनों में इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले एक साल के अंदर में। आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप के दौरे पे थे, उन्होंने वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें शेयर की और लोगों ने कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि आप मालदीव न जाकर लक्षद्वीप जा सकते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सर्विसेज आप लक्षद्वीप में भी इंजॉय कर सकते हैं जो आप मालदीव इंजॉय करने जाते हैं। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, या फिर आपको समझना चाहिए कि मालदीव का जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, इसी के साथ साथ इनका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टूरिस्ट बेस्ड है। मतलब कि अगर टूरिस्ट आएंगे तभी इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से बैठ जाएगी। उसमें से बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि इंडिया से जाते हैं। एक डेटा के अनुसार 20% ऐसे टूरिस्ट हैं सालाना जो कि मालदीव जाते हैं, वो इंडियन है। अब ऐसे में क्या हुआ, उस वक्त एंटी जो मालदीव था, इंडिया के अंदर में वो सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी कमेंट किया जा रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ से, मालदीव से, और वहाँ से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग कमेंट कर रहे थे इस तरीके से, इसका कि रिस्पॉन्स ये हुआ कि इंडियंस ने बाइकॉट मालदीव नाम का एक मुहिम चला दिया। उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उनकी अकल ठिकाने पे आई है और अभी इन्होंने बोला है, अभी आपने बजट में भी देखा होगा कि हमने हर पड़ोसी देश के लिए कुछ न कुछ उनको एड्स देने की कोशिश की है। अभी एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, चीमा साहब, उन्होंने लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया का बजट है फिर साउथ एशिया का बजट है, सबको नहीं रहे थे तो मुझे भी कुछ दे देते, मतलब पाकिस्तान को भी कुछ दे देते, क्योंकि हमने भूटान को दिया, बांग्लादेश को दिया, मालदीव के लिए भी हमने बहुत सारे एड असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं, श्रीलंका को दिया, नेपाल को दिया, भूटान को दिया। तो अभी इन्होंने बोला है, मालदीव के जो प्रेसिडेंट उन्होंने थैंक्स बोला इंडिया को, इसी के साथ साथ इन्होंने चाइना को भी थैंक्स बोला, जो कि भारत के लिए कंसर्निंग इशू हो सकता है कि हमारा जो फ्रजाइल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको आपने मजबूत किया है। आप देख पाएंगे जी न्यूज़ का भी एक रिपोर्ट है कि प्रेसिडेंट माइजूस इंडिया को थैंक्स बोल रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक सपोर्ट। उसी के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का की खबर है, WION की खबर जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, इसी के साथ टेलीग्राफ ने भी इसको बहुत ही प्रमुखता से छापा है। तो सबसे पहले समझेंगे हम इस इम्पोर्टेंट अपडेट को, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं और प्रेसिडेंट माइजूस हैं। मालदीव ने के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि भाई आपने हमें डेट रिलीफ दिया है, इसी के साथ साथ कुछ FDAs भी साइन करे जा सकते हैं, ऐसी में हमारी उम्मीद है। अगले स्लाइड के ऊपर चलें और इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, इंडिया और मालदीव का जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं काफ़ी ही मजबूती से। इसी के साथ साथ अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है वो इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि मालदीव जो है एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स जिसको कि एटोल्स बोलते हैं, ये मिलकर एक देश बनाते हैं जिसको कि हम मालदीव्स बोलते हैं। इसी के साथ साथ कल्चरल और रिलीजियस लिंक भी है हमारा, क्योंकि मालदीव्स का जो जितना भी ज़्यादा उनका कल्चर है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इसी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम ट्रेड, टूरिज्म, रिलीजियस इंटरेक्शंस और माइग्रेशन, इन सभी से हम मालदीव के साथ बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड।
अगले स्लाइड के ऊपर चले तो पॉलिटिकल रिलेशंस अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक टाइज हमारा उनके साथ रहा है। 1965 से ही हमने उनके साथ, जैसे उन्हें ब्रिटेन से आज़ादी मिली, एक उपनिवेशवाद के जो बंधन था उससे जैसे ही आज़ाद हुआ मालदीव, उसके बाद से हम लोगों ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लिए मालदीव के साथ। एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द मालदीव्स। मालदीव्स देश जब आज़ाद होता है तो भारत एक पहला ऐसा देश था जिसने कि उसको रिकॉग्नाइज किया एज अ नेशन। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है मालदीव का बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अभी ऐसे अगर मैं मैप ड्रॉ करूँ तो आपको देख में आएगा, थीमेटिकली मैंने एक मैप ड्रॉ किया है। इस वाले रीजन में मालदीव है। अभी आप समझ में पाएंगे आपकी ये है इंडियन ओशियन, और यहाँ से होकर सारे जो भी फ्रेट कॉरिडोर है, मतलब जितने भी जहाज़ है जो ट्रेड के रास्ते से होकर जाती है, वो सभी की सभी इसी रास्ते से निकलती है। और आपको ये बात भी ज़रूरी जानना चाहिए कि इस पर इंडियन ओशियन में आधिपत्य को लेकर इंडिया और चाइना का बहुत ही ज़बरदस्त नज़र है, मतलब कि चाइना का भी टेढ़ी नज़र है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है उसका किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर सकें। चलिए स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव के साथ अच्छे संबंध रखना, इसी के साथ साथ कोलैबोरेट करना वेरियस रीजनल इशूज़ के साथ, जैसे कि आपको पता है सार्क का भी सदस्य है मालदीव। इसी के साथ साथ अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे भी एक दूसरे का समर्थन की जरूरत पड़ती है हमें। अगले स्लाइड के ऊपर चले तो यहाँ पर हम देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट को लेकर हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि इंडिया और मालदीव के बीच का रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जैसी बदलती है मालदीव में 2018 में, हालांकि ये मालदीव की दूसरी गवर्नमेंट है, मतलब कि 18 से लेकर अभी तक एक और गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है मालदीव में। तो इन्होंने फोकस किया है कि किस तरीके से हमारे टाइज बेहतर हो सके इंडिया के साथ, जिसकी पिछली गवर्नमेंट थी, इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे मालदीव के। इसी के साथ बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हमारे बीच, किस तरीके से ट्रेड को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके और मैरीटाइम सेफ्टी को भी इन्हेंस किया जा सके। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो आप चैलेंजेस देख पाएंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी असर पड़ता है इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस इवेंट में, जिसका इंटरेस्ट है, वो है चाइना, जो कि हमेशा टेंशन क्रिएट करता है इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप को लेकर। आपको पता है चाइना का एक थ्योरी है डेट ट्रैप थियरी। इसमें क्या करता है कि छोटे देशों को पहले लोन देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेता है, फाइनली उनसे उनका क्या करता है, उस डेट से उभर ही नहीं पाते, फिर उनका ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। एक दादागिरी चल रही चाइना का भी के टाइम पे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी अगर देखें वहाँ पे तो कुछ इस तरीके से है, कभी एंटी इंडिया कभी प्रो इंडिया। कुछ ऐसी सरकार आती है जो कि प्रो इंडिया कहलाती है, तो कुछ ऐसी सरकारें आती है जो कि एंटी इंडिया के तौर पे जानी जाती है। तो यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स की वजह से भी इंडिया जो मालदीव्स का रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा लेक्चर था इंडिया मालदीव्स रिलेशन को लेकर, जिसमें कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर हम लोगों ने इस रिलेशनशिप को, इस टॉपिक को फिर से रिवाइज किया। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।